हेलो एवरीवन। रेलवे एग्जाम के लिए आज का हमारा 75वां सेट है और ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप टी आरपीएफ ईएलपी और टेक्नीशियन और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह पहला क्वेश्चन है, ई.एम. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध हस्ती थे। तो आंसर इसका चौथा होगा कि घातम से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध हस्ती थे ई.एम. सुब्रमण्यम। ई.एम. सुब्रमण्यम एक कर्नाटक शास्त्रीय तालवादक थे। घातम एक पारंपरिक भारतीय तालवाद्य यंत्र है जो विशेष रूप से दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में इस्तेमाल होता है। इसे पक्की मिट्टी से बनाया जाता है और ये आकार में एक बड़ा गोलाकार मटके जैसा होता है और घातम को बजाने के लिए इसे दोनों हाथों से थपथपाया जाता है। निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? आंसर इसका चौथा होगा, बिल गेट्स की ये आत्मकथा है द रोड अहेड, यानी हिंदी में रास्ते में आगे। तो ये आत्मकथा बिल गेट्स की है। माइक्रोसॉफ्ट के वे सह संस्थापक और पूर्व सीईओ हैं और यह पुस्तक 1995 में प्रकाशित की गई थी। इसमें उन्होंने अपनी जीवन यात्रा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना और भविष्य के कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है? आंसर इसका पहला है डीडीटी। डीडीटी एक कीटनाशक है। बात करें कीटनाशक या पेस्टिसाइड के बारे में, तो कीटनाशक ऐसे रासायनिक या जैविक पदार्थ होते हैं जो कीटों को मारने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कीटनाशकों का उपयोग कृषि, बागवानी और घरों में कीटों से बचाव के लिए किया जाता है। और बात करें डीडीटी के बारे में, तो डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरोईथेन। यह एक रंगहीन, स्वादहीन, लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। एक ऑर्गेनोक्लोराइड मूल रूप से एक कीटनाशक के रूप में विकसित है। डीडीटी को पहली बार 1874 में ऑस्ट्रेलियाई रसायनज्ञ थे ओथमार जेडलर द्वारा संश्लेषित किया गया था। डीडीटी की कीटनाशक क्रिया की खोज स्विस रासायनिक पॉल हरमन मूलर के द्वारा 1939 में की गई थी। इसके बाद डीडीटी का व्यापक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलेरिया, टाइफाइड्स और अन्य कीट जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? तो देखिए, कालिदास सम्मान है एमपी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये मध्य प्रदेश सरकार के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है और एक कठपुतली का खेल है, इसके क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। कुल मिलाकर एक 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, उसमें से 3 क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो शास्त्रीय नृत्य, प्लास्टिक कला और शास्त्रीय संगीत, इन 3 क्षेत्रों में सहित और एक चौथा और है रंगमंच, यानी थिएटर में भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो जो कठपुतली का खेल है इसमें नहीं दिया जाता है। कालिदास सम्मान की शुरुआत 1980 में हुई थी। यह सम्मान 4 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, प्लास्टिक कला और थिएटर यानी रंगमंच के क्षेत्र में। इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय सांस्कृतिक लेखक थे कालिदास के नाम पर रखा गया है। भारतीय न्याय प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आंसर इसका चौथा है, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। देखिए, जो अनुच्छेद 32 है तो उसमें 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख किया गया है। तो उनमें से एक ये है हेबियस कॉर्पस। जो हेबियस कॉर्पस है इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करे और उसके कैद करने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। निम्न में से किसे प्रकाश के शहर के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, ये शब्द अभी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि जो पेरिस में ओलंपिक खेले जा रहे हैं तो ये पेरिस को कहा जाता है, प्रकाश का शहर पेरिस को कहते हैं। आंसर सी सही होगा, पेरिस। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा ये पूछा गया सवाल है। तो भारत के द्वारा जो दूसरे ओलंपिक खेले गए थे साल 1900 में, तो उनमें भारत के द्वारा भाग लिया गया था। और जो 1900 के ओलंपिक खेले गए थे वो फ्रांस में खेले गए थे, जो अभी पेरिस में खेले जा रहे हैं वहीं पर। नॉर्मन प्रिचर्ड ने साल 1900 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत ने 1920 के एडिनबर्ग ओलंपिक में अपना पहला दल भेजा था। तो पहला दल 1920 में भेजा गया है, लेकिन पहली बार भारत के द्वारा यानी किसी ने प्रतिनिधित्व किया था भारत का, तो वो 1900 से ही भारत इसमें भाग ले रहा है, लेकिन पहली बार दल भेजा गया था 1920 में। इनमें से कौन बहुबीजी वाला
फल नहीं है। तो देखिए यहाँ पपीता आपको दिख रहा है, तो ये बहुबीजीय पपीता भी। सेब भी बहुबीजी है, यानी इसमें 2 से अधिक बीज होते हैं। अनार है, ये भी बहुबीजी है। देखिए जो अनार के अंदर जो लाल लाल दाने से होते हैं, इन्हें एरेल कहा जाता है, जिनमें साथ में रस भरा होता है। तो जब वो जो दाने होते हैं उनके अंदर जो होता है उसमें होता है बीज। तो अनार में भी कई दाने होते हैं, तो ये भी बहुबीजी है। और देखिए जो ये एक लीची है, लीची में एक सिंगल बीज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लीची। लीची एक बहुबीजी वाला फल नहीं है। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर यात्रा करने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं। तो देखिए प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती हैं और अविलंब की ओर झुक जाती हैं। आंसर बी सही है। देखिए जो प्रकाश की चाल है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे पानी, कांच और हवा, इन तीनों माध्यम में अलग अलग होगी। अब ऊपर लेते हैं विरल माध्यम और नीचे लेते हैं सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आएगी तो थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, और जहाँ सघन माध्यम में जहाँ मिल रही है, यानी जहाँ सघन माध्यम से मिलेगी वहाँ एक अविलंब खिंच जाएगा। तो जो अविलंब खिंच जाएगा तो वहाँ से सीधी जानी चाहिए थी ये किरण, लेकिन जो अब सघन माध्यम में आ गए हैं तो थोड़ी इसकी धीमी गति हो जाएगी और ये अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम यानी जैसे कि हवा से सघन माध्यम में जैसे कि पानी या कांच की ओर यात्रा करती हैं तो वे अपवर्तन के कारण दिशा बदलती हैं। इस प्रक्रिया को अपवर्तन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्राईपाटा है जो कई वातावरण में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते, जड़ जैसे प्रकंद या रायजोड़ और पेरिस्टोम होते हैं। आंसर इसका चौथा है फ्लूनेरिया। फ्लूनेरिया एक प्रकार का मॉस है जो ब्राईफाटा के अंतर्गत आता है। बाकी जैसे विकल्प दिए गए हैं, क्लेडोफोरा अल्वा और यूलिथ्रिक्स सभी शैवाल हैं या एल्गी के प्रकार हैं। तो यहाँ से समझिए पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अपुष्पोद्भिद और दूसरा पुष्पोद्भिद, यानी क्रिप्टोगैमे और फेनेरोगैमे। तो जो अपुष्पोद्भिद है इसमें इसे 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाटा, ब्राईफाटा और टेरिडोफाटा। तो जो थैलोफाटा इसके अंतर्गत शैवाल, कवक और जीवाणु ये आते हैं। तो इस समूह को भी याद रखिएगा, कई बार एक सवाल पूछा गया है कि थैलोफाटा के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो ये शैवाल, कवक और जीवाणु होगा और दूसरा कोई और ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ब्राईफाटा के बारे में बात की गई है। अब बात करें ब्राईफाटा। ब्राईफाटा एक पौधों का एक प्रमुख समूह है जिसमें गैर संवैनी भूमि पौधों यानी एम्ब्रियोफाइट्स के 3 समूह शामिल होते हैं। मॉस, लीवर बर्ड्स और हॉर्न बर्ड्स शामिल हैं। बात करें इसके विकास के बारे में तो ये पौधे सामान्यतः छोटे सरल होते हैं जिनकी ऊंचाई कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक होती है। वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होती इनमें ब्राईफाटा में जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं, बल्कि इनके स्थान पर इनके राइजोट्स द्वारा भूमि पर भोजन दिया जाता है जो जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं। और यह बात हुई गैर संवैनी पौधों के बारे में। तो गैर संवैनी पौधे वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम की संरचना नहीं पाई जाती है। जो जाइलम होता है वो जल देने का कार्य करता है पौधों को, और फ्लोएम फूड का में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। आंसर इसका पहला है मादा में। महिलाओं में एक्स गुणसूत्र यानी XX की 2 प्रतियां होती हैं, जबकि पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं। X और Y गुणसूत्र एक व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर इसका तीसरा होगा ग्लूटेन। तो ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है अनाजों में। अनाज में प्रमुख रूप से पाए जाने वाला प्रोटीन ग्लूटेन है। ग्लूटेन विशेष रूप से गेहूं, जौ, राई जैसे अनाजों में पाया जाता है। इसके अलावा चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा जैसे अन्य अनाजों में भी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन वे ग्लूटेन प्रोटीन नहीं होते हैं। द गाइड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये अभी 2024 में पूछा गया है और ये पहले भी कई बार पूछा गया सवाल है। तो आंसर इसका दूसरा होगा R.K. नारायण की ये पुस्तक है। गाइड 1958 में भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखा गया एक अंग्रेजी उपन्यास है। इस उपन्यास की घटनाएं दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी में घटित होती हैं और यह एक कहानी टूर गाइड राजू की जिंदगी के और उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती है। उपन्यास में नायक राजू एक टूर गाइड से आध्यात्मिक
मार्गदर्शक और फिर भारत के सबसे महान संतों में से एक बनने के परिवर्तन का वर्णन किया गया है। आर के नारायण एक भारतीय लेखक और उपन्यासकार थे जो दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी में अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते थे। ओलंपिक के इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, यानी ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है अब तक के? तो आंसर इसका तीसरा होगा ऑस्कर स्वान है। ऑस्कर स्वान ओलंपिक के इतिहास में सबसे बुजुर्ग वो खिलाड़ी रहे हैं अब तक के। ओलंपिक के इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी स्वीडन के, ये स्वीडन देश से संबंधित हैं। निशानेबाज ऑस्कर स्वान है। तो संबंधित खेल कौन सा इनका? निशानेबाजी है, जिन्होंने 72 वर्ष की उम्र में 1920 के एंड पर ओलंपिक में भाग लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का नेटवर्क रूट देश भर में लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो आंसर इसका तीसरा होगा 68,584 किलोमीटर में फैला हुआ है भारतीय रेल का भी नेटवर्क। वर्ग रेखा से पैसे ही संबंधित हैं जैसे घन से संबंधित हैं, यानी घन किससे संबंधित है? तो देखिए, जो वर्ग बना होता है 4 समान भुजाओं से बना होता है, और जो घन होता है वर्गों से बना होता है, तो ऐसा बनता है घन। तो इसमें से वृत्त और बिंदु तो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो आयत भी नहीं होगा, क्योंकि जो घनाभ होता है, घनाभ बना होता है आयत से। जो माचिस की डिब्बी होती है वो एक घनाभकार होती है। तो ऑप्शन डी सही होगा। जो वर्ग है, वर्ग से बनकर मिलकर बनता है घन। तो ऐसे इसका तर्क लगा सकते हैं। ज्यामिति में एक घन त्रिआयामी ठोस वस्तु है जो 6 वर्गाकार चेहरों या सतहों से घिरा होता है। इसमें 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। ये जो घन का ही चित्र है। प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आंसर इसका पहला होगा 2019 में। तो 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिनमें भूपेन हजारिका भी शामिल थे। और भूपेन हजारिका के साथ 2019 में प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया था। भूपेन हजारिका का संबंधित राज्य है असम, और इन्हें 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। पद्मश्री मिला है 1977 में, और पद्म भूषण मिला है 2001 में, और पद्म विभूषण 2012 में, और ये भी मरणोपरांत दिया गया था। हर साल कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 26 जुलाई को। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। इसके उपलक्ष्य में साथ ही भारतीय शहीद जवानों की स्मृति में ये दिवस हर साल मनाया जाता है। निम्न में से कौन एक धनायन है? तो आंसर होगा अमोनियम एक धनायन है। अमोनियम एक धनायन है क्योंकि इसमें एक सकारात्मक चार्ज होता है। अमोनियम का रासायनिक सूत्र है NH4, और एक इस पर धनायन है। बाकी विकल्पों में से हाइड्रोक्साइड OH रेडाइन, यानी इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रेट NO3, तो इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज है। कार्बोनेट NO3, और दो नेगेटिव चार्ज है इस पर। तो सभी रेडाइन हैं क्योंकि इसमें नकारात्मक चार्ज होता है। जून 2024 तक जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो आंसर इसका दूसरा होगा 22 भाषाएं अभी भी शामिल हैं, और मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थीं। देखिए, जब ये ग्रुप टी RRB ग्रुप टी के द्वारा पूछा गया था 2022 में, तो इसकी डेट दी गई थी कुछ और, शायद 2020 की पूछी गई थी, लेकिन अभी भी अपडेट है तो 22 ही इसमें भाषाएं शामिल हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? आंसर इसका तीसरा होगा दिमित्रोस लांडरास हैं। तो ये अब तक के ओलंपिक की बात भी है, ओलंपिक के अब तक के इतिहास के बारे में। तो अब तक यही सबसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में सबसे कम उम्र में भाग लिया है। ओलंपियन ग्रीस के जिम्नास्ट दिमित्रोस लांडरास ने 1896 में 10 वर्ष और 218 दिन की उम्र में पहला ओलंपिक खेला था, और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत भी 1896 में हुई थी। ओलंपिक में भाग लेने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन है? आंसर इसका दूसरा होगा भीम सिंह बहादुर हैं। ओलंपिक के इतिहास में अब भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी स्कीट निशानेबाज और भीम सिंह बहादुर थे। उनके द्वारा 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में 66 वर्ष की उम्र में उन्होंने हिस्सा लिया था। ओलंपिक के इतिहास में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की सबसे युवा सदस्य कौन है? आंसर इसका चौथा होगा आरती शाह हैं। देखिए, आरती शाह 11 वर्ष की उम्र में उनके द्वारा
जो हेलसिंकी में 1952 में ओलंपिक खेले गए थे, तो उनमें उनके द्वारा भाग लिया गया था। और वे अब तक की ओलंपिक के इतिहास में सबसे युवा सदस्य हैं भारत की ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली, और वे एक भारतीय तैराकी हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। तो भारत का कृषि उत्पादन में दूसरा स्थान है, आंसर सी होगा दूसरा। और पहले स्थान पर कृषि उत्पादन के मामले में चीन पहले स्थान पर है। बिजली उत्पादन में वर्तमान में निम्न में से कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर चीन है, आंसर बी होगा चीन। देखिए, बिजली उत्पादन के मामले में चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे, और भारत का स्थान है तीसरा। और वहीं बिजली उपभोक्ताओं के बारे में बात करें तो शीर्ष 3 देश हैं, तो इनमें भी पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका, और भारत तीसरे स्थान पर है। बिजली उत्पादक या बिजली उपभोक्ता देशों में शीर्ष 3 देश चीन, अमेरिका और भारत हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? आंसर इसका दूसरा है गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि एक प्राचीन महाद्वीप था जो आज के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित विभिन्न भूखंडों का समूह था। इसमें वर्तमान में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल थे। गोंडवाना का नाम मध्य भारत के गोंडवाना क्षेत्र से लिया गया है, और यह महाद्वीप पेंजिया नामक महाद्वीप समूह का हिस्सा था। 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे जी के द्वारा ये शुरू किया गया था, आंसर इसका बी होगा विनोबा भावे। भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, और यह भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसकी शुरुआत गांधीवादी विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव, जो पोचमपल्ली गांव है अब तेलंगाना राज्य में स्थित है, तो वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। भूदान आंदोलन ने धनी स्वामियों को अपनी भूमि का 1% स्वेच्छा से भूमिहीन लोगों को देने के लिए राजी करने का प्रयास किया था, और विनोबा भावे ने इसके लिए सूर्योदय आंदोलन और ग्राम स्वराज से दार्शनिक प्रेरणा ली थी। राजनीतिक दल स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? आंसर इसका दूसरा है 1 जनवरी 1923 को। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में स्थापित किया गया था, और यह एक राजनीतिक पार्टी थी जिसका गठन 1 जनवरी 1923 को राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 के गया वार्षिक सम्मेलन के बाद भारत में हुआ था, जिसने ब्रिटिश राज से भारतीय लोगों के लिए स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी। शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? तो इसमें 64 वर्ग होते हैं, आंसर डी सही होगा 64। किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? तो आंसर इसका चौथा है आयात और निर्यात के बीच अंतर को कहते हैं व्यापार का संतुलन। गेहूं, जौ और राई सहित कुछ अनाजों में प्राकृतिक रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये देखा था अभी इससे पहले, ग्लूटेन प्रोटीन इनमें पाया जाता है, आंसर सी सही होगा ग्लूटेन प्रोटीन। जो प्रोटीन बड़े जैविक अणु होते हैं जो अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। प्रोटीन हमारे आहार का एक आवश्यक हिस्सा है, और यह मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पादों, नट्स, बीज और विभिन्न प्रकार के अनाज और दालों में पाया जाता है। इथोपिया किस देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, इन तीनों देशों के साथ ये अपनी भूमि सीमा साझा करता है, आंसर डी सही होगा। देखिए, इथोपिया की लोकेशन ये वाली है, ये इथोपिया की लोकेशन है। तो इथोपिया उत्तर में इरिट्रिया, तो इरिट्रिया ये वाला है, और उत्तर पूर्व में जिबूती, तो जिबूती यहाँ है, और पूर्व में सोमालिया यहाँ है, और दक्षिण में केन्या, तो केन्या यहाँ है, केन्या की लोकेशन ये वाली है, और पश्चिम में दक्षिण सूडान, तो दक्षिण सूडान यहाँ पर है, ये पश्चिम में इसकी सीमा लग रही है इथोपिया से, और उत्तर पश्चिम में सूडान के साथ। तो दक्षिण सूडान अलग है और सूडान अलग देश है, तो ये दोनों भी अलग देश हैं। तो सूडान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो इतने देशों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। इथोपिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो आंसर इसका दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप में है, ये पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश उसे कहते हैं जो चारों ओर भूमि से घिरा होता है। इथोपिया की राजधानी क्या है? यहाँ डबल हो गया है, तो इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा है इथोपिया की राजधानी,
और बात करें इसकी मुद्रा के बारे में तो इथोपिया की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है बिर। बिर मुद्रा चलती है इथोपिया में। नेक्स्ट, 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया था, तो इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण देखिए टॉपिक है अभी जो ओलंपिक चल रहे हैं इस वजह से भी। तो आंसर इसका दूसरा है, 2 पदक भारत के द्वारा इसमें जीते गए थे और पहली बार ही भारत ने इसमें भाग लिया था। साल 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 2 पदक अपने नाम किए थे और वो भी दोनों पदक रजत पदक जीते थे। तो रजत पदक भारत के द्वारा दोनों जीते गए थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो देखिए कई बार ये सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे और दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और को समाप्त होता है, यानी किस तारीख को ये समाप्त होता है, तो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा कि 31 मार्च को भारत का जो वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन व्रत कथा कोश के लेखक हैं, तो ये भी कई बार सवाल पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं हरसेन। मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन हैं, तो अभी इसके अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना की गई थी 2010 में और यह भारत में एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के निपटान से संबंधित कार्य करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना लॉन्च की है। आंसर इसका तीसरा है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। टेस्ट क्वेश्चन आज के लिए, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है,